एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको I2U2 शिखर सम्मेलन, पश्चिमी एशिया के जटिल भू राजनीतिक माहौल और भारत के बारे में बताऊंगा। हुआ यह है कि 67वीं बीपीएससी में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे ये लगता है कि अभी आने वाले 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में इस पर प्रश्न आने की संभावना है। तो सीधे हम चलते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहली समिट से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में साझी परियोजनाओं की पहचान की है, साथ ही हमने आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी सहयोगी देश अच्छे दोस्त हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि I2U2 से हम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। भारत, इजराइल, UAE और USA के बीच होने वाले वर्चुअल समिट को ही I2U2 कहा गया है। इसे पश्चिमी एशिया के लिए एक क्वाड समूह के रूप में देखा जा रहा है। क्वाड के बाद यह दूसरा मौका है जब पड़ोसी देश चीन की त्योरियां फिर से चढ़ गई हैं। देखिए, अभी एक क्वाड समिट हुआ था। क्वाड में कौन कौन है आप सभी जानते ही हैं। यह जो I2U2 शिखर सम्मेलन अभी हुआ है 14 जुलाई को, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है, यह वर्चुअल समिट था और इसे पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस वर्चुअली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी शामिल थे। सभी चारों सहयोगी देशों के प्रमुखों ने भी इस अवसर पर I2U2 के उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा और प्रोत्साहित करने पर अपने विचार रखे। आप ये 6 चीज याद रखिएगा और जरूर लिखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। पिछले साल हुई थी I2U2 की परिकल्पना। नए समूह I2U2 की परिकल्पना पिछले साल 18 अक्टूबर को इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। इसमें से प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों को लेकर नियमित रूप से शेर्पा स्तरीय चर्चा करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में तीनों राष्ट्रों में से प्रत्येक के साथ भारत के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिकी गठबंधनों को सक्रिय और पुनर्जीवित करने की कोशिशों के तहत यह ऑनलाइन शिखर सम्मेलन रणनीति का एक हिस्सा है। इस समूह में शामिल चारों राष्ट्रों को इससे फायदा हो सकता है। सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय का बयान। शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस बैठक में समूह के नेता I2U2 ढांचे के तहत संभावित संयुक्त परियोजनाओं, अपने क्षेत्र, उससे आगे कारोबार और निवेश में आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाने सहित आपसी हितों से जुड़े तमाम क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। मंत्रालय के मुताबिक ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे कारोबारियों और कामगारों के लिए नए अवसर भी पेश करेंगी। देखिए, दुनिया भर में कई प्रकार के संगठन बनते हैं, सम्मेलन होते हैं। सभी संगठन का एकमात्र
और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है अर्थव्यवस्था और सुरक्षा। भारत के पास दुनिया को समझाने की क्षमता। सम्मेलन को लेकर आयोजन से पहले इजरायल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल याकूब एमिड रोर ने कहा था कि I2U2 समूह में भारत की भागीदारी बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत नए देशों को इसमें शामिल करके अब्राहम समझौतों को के दायरों को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अन्य देशों को समझाने की क्षमता है और यह दुनिया के हित में है। आप सभी जानते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड किसके किसके बीच में हुआ था, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। I2U2 समूह पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक माहौल में भू अर्थशास्त्र सहयोग की कवायद को बदलने में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह सदस्य देशों को सहयोग के नए क्षेत्र की रूपरेखा तय करने का मंच उपलब्ध करवाता है। अक्टूबर 2021 में I2U2 के विदेश मंत्रियों की बैठक होने के बाद इस समूह को लेकर एक तरह से खामोशी छा गई थी। यह खामोशी इसलिए भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि विशेषज्ञों ने इस नवगठित समूह को मिडिल ईस्ट क्वाड अथवा वेस्ट एशिया का क्वाड कहा था। इस खामोशी के बाद हुई यह शिखर स्तरीय वार्ता एक स्वागत योग्य पहल थी। देखिए, क्वाड बना और इधर जो I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ है जिसको मिडिल ईस्ट क्वाड और वेस्ट एशिया का क्वाड कहा गया है, यह माना जाता है कि दोनों तरफ से चाइना को घेरने की नीति है, छुपे रूप में यही है। इसमें शामिल चारों सदस्य देशों ने सहयोग के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया है ताकि इन क्षेत्रों को लेकर अगले दौर की बातचीत की जा सके। भू अर्थशास्त्र को केंद्र में रखकर सहयोग के लिए जल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा अंतरिक्ष सहयोग क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। यह प्रोजेक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, अस्थिर ऊर्जा और खाद्यान्न बाजार के तहत व्यापक वैश्विक आयामों में काम करेंगे, जिसमें ग्लोबल साउथ को दुनिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री यार लैपिड ने कहा कि क्वाड व्यवस्था ही तेजी से निर्णय लेने के लिए सही विकल्प है। ऐसा कहते हुए संभवतः वे परोक्ष रूप से दुनिया के जटिल हालातों में संयुक्त राष्ट्र अथवा G20 जैसे बड़े समूहों की तीव्रतापूर्ण और पुख्ता निर्णय लेकर उस पर अमल करने की क्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे। देखिए, हुआ क्या है, यूएनओ बना, यूएनओ प्रासंगिक नहीं रह गया है बहुत ज़्यादा। G20 शिखर सम्मेलन मुझे भी लगता है यह सिर्फ खानापूर्ति के लिए होता है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो दुनिया के बाज़ारों पर कब्जा कर लिया अपने सामानों से, और मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा कि सुरक्षा और आर्थिक हित दो सबसे बड़ा जरूरी कदम होता है किसी भी संगठन या सम्मेलन का। तो क्वाड बना हो चाहे I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये दोनों आर्थिक पहलू पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना सुरक्षा पर। भू अर्थशास्त्र पहलू। निस्संदेह I2U2 समूह के गठन में 2020 में तय हुए अब्राहम एकॉर्ड पर हुए समझौते ने अहम भूमिका अदा की। इस समझौते के तहत इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई में कुछ अरब देशों के समूह के बीच आधिकारिक सहयोग और मान्यता की शुरुआत हुई थी। इस समूह का उद्देश्य साफ तौर पर ऐसे क्षेत्रों में कुशल सहयोग को बढ़ावा देना था जो दोनों क्षेत्रों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में परस्पर सहयोगी साबित हो सकता है। आज इजरायल के पास अपने यहाँ उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और साजो सामान को दुबई जैसे आर्थिक रूप से संपन्न बाजार में उपलब्ध करवाने का अवसर मौजूद है। ये जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उसके बाद इसका सबसे पहला लाभ तो खाड़ी के देशों को ही मिल रहा है। मसलन इजरायल की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बहरीन जैसे देश ने रुचि दिखाई है। अब बहरीन चाहता है कि इस तरीके का हमारे साथ भी कोई मीटिंग हो और इजरायल की जो प्रौद्योगिकी है उसका मैं लाभ उठा सकूं। वह इजरायली ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम में रुचि इसलिए दिखा रहा है ताकि वह ईरान की ओर से पेश होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सके। देखिए, मिडिल ईस्ट के देश में भी आपस में लड़ाई होती रहती है और हम लोग जानते हैं कि एक धुरी ईरान है, दूसरी धुरी संयुक्त अरब अमीरात और
यूएई जैसे देशों की है। हालांकि इजरायल और कुछ हद तक यूएई समेत अन्य खाड़ी देश अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सामान का आयात करते हैं। कोविड-19 की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न हुई बाधा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और इसके साथ ही अब चीन के स्थान पर वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को अलग अलग देशों में विकसित करने की योजनाओं के चलते I2U2 जैसे छोटे बहुपक्षीय समूह का महत्व बढ़ने लगा है। देख ही रहे कोविड-19 की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरीके से खराब हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, खाने के सामानों के का आदान प्रदान एकदम रुक गया है और चीन जो है पूरे दुनिया के एक एक देश में अपने सामानों को डंप कर रहा है। ऐसे में I2U2 जो है, जो छोटे छोटे जो समूह हैं उसमें से एक I2U2 है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी भूमिका बढ़ेगी। शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है संयुक्त अरब अमीरात का भारत के विभिन्न हिस्सों में हाईटेक इंटीग्रेटेड फूड पार्क में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का निर्णय। देखिए, भारत में फूड पार्क विकसित करने की योजना है जो $2 बिलियन की लागत से बनेगा। यह इसमें फैसला लिया गया है। एक बहुत अच्छा कदम है। इससे भारत में तो रोजगार डेवलप होगा, उसके अतिरिक्त फूड सुरक्षा भी होगी। इस वजह से संभावित यूएई इजरायल के सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से न केवल भारतीय कृषि को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, बल्कि इजरायल, यूएई और उनके क्षेत्र के अन्य देशों को महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा क्षमता भी मिल सकेगी। इस वजह से इन देशों को जटिल अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेड फ्रेमवर्क में होने वाले उतार चढ़ाव से खुद को महफूज रखने का भी अवसर मिलेगा। देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी भारत में सुधरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसके सामने खाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी देखा गया हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ऐसे भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। इसके बदले में भारत को अब यूएई के माध्यम से और अपरोक्ष रूप से यूएस के सहयोग से आबू धाबी, जो कि खाड़ी देशों में सबसे सशक्त राजधानी के रूप में पहचाना जाता है, में उत्पादक संघ ओपेक तथा ओपेक प्लस जैसे इकोसिस्टम के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में जहां खाड़ी देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होगी, वहीं भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। हुआ यह है कि ओपेक और ओपेक प्लस एक संगठन है तेल निर्यातक संघों का, उसमें भारत जैसे देशों को अब महत्वपूर्ण जगह मिल सकती है, ऐसी संभावना है। चुनौतियों के बीच रणनीतिक अवसर। I2U2 के भविष्य की अपार संभावनाओं के बीच नई दिल्ली को इस तथ्य को भी स्वीकारना होगा कि मध्य पूर्व की क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थिति में वह रणनीतिक रूप से अपेक्षाकृत बाहरी ताकत के रूप में जाना जाता रहा है। पहला I2U2 उस वक्त हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस क्षेत्र में एक बेहद नाजुक स्थिति में यात्रा पर आए थे। आज अनेक खाड़ी देश अमेरिका के साथ एक नए रणनीतिक ढांचे की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि ईरान की ओर से कोई सैन्य खतरा पेश आने की स्थिति में अमेरिका उन्हें अनिवार्य सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरी ओर बाइडेन को संतुलन बनाए रखना है कि वह इस क्षेत्र में अहम भूमिका तो अदा करे, लेकिन यहाँ सैन्य तौर पर गुत्थम गुत्था न हो। हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिका की अस्त व्यस्त वापसी की वजह से खाड़ी देशों की यह चिंता बढ़ी है कि गारंटी के बगैर भविष्य में अमेरिका का समर्थन क्या मायने रखेगा। क्योंकि अमेरिका पर खाड़ी देश सशंकित भी रहते हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान से वो भाग खड़ा हुआ, इसकी वजह से। क्योंकि अमेरिका हर समय सिर्फ अपना हित देखता है, इसलिए लोग उसका समर्थन तो ईरान की तुलना में बाकी के देश अमेरिका का समर्थन तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से डरे भी रहते हैं। इसी वजह से खुद को रणनीतिक दृष्टि से अधिक मजबूत और डाइवर्सिफाई बनाने के लिए खाड़ी देश रूस और चीन जैसे देशों को भी मध्य पूर्व में खड़ा होने का मौका दे रहे हैं। ऐसा करने से वाशिंगटन की बेचैनी बढ़ रही है। खाड़ी देश भी कम चालाक नहीं है। अमेरिका को संतुलित करने के लिए रूस और चीन से भी बराबर संबंध बनाए रखते हैं। आप इसको नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति से जोड़ सकते हैं, यानी दोनों हितों से लाभ लेना। भले ही शिखर सम्मेलन के दौरान लैपिड ने अपनी टिप्पणी में क्वाड को एक अच्छा समूह बताया था,
लेकिन अमेरिका ने इसकी तुलना सीधे ओरिजिनल क्वाड से की थी, जहां इंडो पैसिफिक में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे समूह के सदस्य हैं जो एशिया में चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए बनाया गया है। क्वाड बना था, बीपीएससी के पीटी में भी सवाल पूछा गया है और मेंस में भी पूछा जा रहा है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 समूह बन के क्वाड बना था। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ओरिजिनल क्वाड के बाद अब I2U2 का गठन अर्थात पश्चिम एशियाई क्वाड का गठन हुआ है। उनका यह बयान नई दिल्ली के 2 अलग अलग क्षेत्रों की विविध और रणनीतिक दृष्टि से भिन्न धारणाओं के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अमेरिका की ओर से प्रायोजित और समर्थित इजराइल अरब समझौते के बीच भारत का फंसना उसे परेशानी में डाल सकता है। इसका कारण यह है कि भारत हमेशा से ही मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए पहचाना जाता है, जो उस क्षेत्र के हर विवाद में तटस्थ रहा। देखिए, भारत हमेशा से गुट निरपेक्षता की नीति पर चलता है, जो नेहरू जी ने दिया था। लेकिन इस संबंध में जो इजराइल अरब समझौते के बीच में भारत बचना चाहता है, क्योंकि क्या है कि भारत किसी भी गुट में, ईरान हो या खाड़ी के अन्य देश, किसी भी गुट में नहीं पड़ना चाहता है। हालांकि अब गुटनिरपेक्ष धारणा बीते हुए कल की बात हो गई है, लेकिन इसे आज भी भारत की पश्चिम एशिया नीति के लिए सामयिक माना जा सकता है। अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर होने के बाद क्षेत्र में काफ़ी हद तक स्थिरता देखी जा रही है, लेकिन इसने इस क्षेत्र को 2 मुख्य धड़ों में बांट दिया है। इसमें एक है ईरान का और दूसरा उसके खिलाफ यानी एंटी ईरान वाला धारा, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर अभी की है। ऐसा कुछ समानांतर कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद है, जिसमें सऊदी और ईरान के बीच बगदाद की मेज़बानी में होने वाली बातचीत और यूएई और तेहरान के बीच कुछ मुद्दों पर लगातार जारी सहयोग शामिल है। इन बातों को लेकर न केवल नई दिल्ली की दृष्टि से चिंताएं जताई जा रही है, बल्कि यूरोप में भी विशेषज्ञ इसको लेकर आगाह कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाशिंगटन की पहल पर बंद रहे खाड़ी ईरान सुरक्षा समझौते का समर्थन करने के बजाय यूरोपीय राजधानियों को क्षेत्र में युद्ध के माहौल की तीव्रता को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड स्वतः ही काफ़ी भारी भू राजनीतिक उठापटक फुर्ती से कर रहा है। ऐसे में बाहरी तत्व माने जाने वाले नई दिल्ली को इस मामले में सजग रहने की ज़रूरत है। भारत वैसे भी सजग है। भारत दोनों हितों को बहुत गहराई से देखता है और मेरा मानना है कि हमारे भारत में कोई भी सरकार हो वो गुट निरपेक्षता की नीति का आदर करता है और करता रहेगा, और यही भलाई है, क्योंकि कोई देश किसी का नहीं है। सबसे अच्छे संबंध बनाकर रखो। निष्कर्ष, I2U2 न केवल कागजों पर बल्कि हकीकत में भी काफ़ी मायने रखता है। भारत के लिए इसके कारण इजराइल, खाड़ी देश और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखकर दोनों के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर उपलब्ध हुआ है। हालांकि भू अर्थशास्त्र और आर्थिक संबंध को हम भू राजनीति में अलग करके नहीं देख सकते, और मध्य पूर्व में अब्राहम एकॉर्ड के बावजूद भू राजनीति अभी परिवर्तनशील ही है, क्योंकि ईरान संकट के और भी जटिल होने के आसार हैं। इसका कारण यह है कि JCPOA 2.0 की संभावनाएं कम ही दिखती हैं। JCPOA 2.0 आप सर्च कर लीजिएगा, यह ईरान के न्यूक्लियर डील से संबंधित है। इन सारे कारणों के बावजूद भारत को अब सामान्य हो रहे अरब इजराइल क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक संबंधों को तेजी के साथ बेहतर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन यह चिंता अब भी बनी हुई है कि अब्राहम एकॉर्ड स्वतः ही काफ़ी भारी भू राजनीतिक उठापटक फुर्ती से कर रहा है। ऐसे में बाहरी तत्व माने जाने वाले नई दिल्ली को इस मामले में सजग रहने की ज़रूरत है। देखिए, भारत ऐसे भी सजग है और भारत बहुत बुद्धिमानी से इस मामले को देख रहा है। और मैं इस वीडियो के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, आपके मेंस में यह काम आएगा। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।